हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ एंड रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल म्युनिसिपल लॉ। तो पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल होता क्या है। अगर इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो इट इज़ ए सिस्टम दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेशन विच कंसिडर इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे सब रूल्स और रेगुलेशन जो दो नेशन के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट कराते हैं उसी को हम इंटरनेशनल लॉ बोल देते हैं। और इसके एक एग्जांपल होते हैं, ट्रीटीज़ होती है या फिर कोई ऐसे लॉ इंटरनेशनली जो एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो वो इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट है। अब जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट है या मेंबर है उसको अपने यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के तौर पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के तौर पे ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल करानी पड़ेंगे। तो जो ऐसा एक लॉ जो दो नेशंस या बहुत सारे नेशन के बीच में जो रिलेशन को गवर्न करता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें, सम इंटरनेशनल लॉ आर सी लॉज, treaties among the countries, international law for criminal and many other laws। तो ये इंटरनेशनल लॉ होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जस्ट जेंटियम एंड जस्ट इंटरजेंटिस। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल की दो ब्रांचेज क्या होती हैं। इट इज़ ए बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स द रूल एप्लीकेबल टू ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जस्ट जेंटम की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कि यूनाइटेड नेशन जो भी लॉ बनाएगी यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर है सब पे एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर जस्ट इंटरजेंटिस की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन। सपोज करो इंडिया और ब्राज़ील का कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है और वो कोई रूल और रेगुलेशन बना रहा है, वो फॉल करेगा जस्ट इंटरजेंटिस में। इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन। तो जस्ट इंटरजेंटिस टू नेशन के बीच में रिलेशन बताता है और जस्ट जेंटियम बताता है ए रूल्स और रेगुलेशन मेड by the international organization, international authority like UN making the law, and the law shall be applicable all the country who are the part of United Nation or who are the member of the United Nation। तो ये होते हैं, these are the two branches of international law। उसके बाद देख लेते हैं what is म्युनिसिपल लॉ। तो अगर म्युनिसिपल लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ, इट इज़ द ऑर्डिनेंस एंड लॉ एप्लीकेबल इन द सिटी, टाउन एंड अदर लोकल entity for the society। therefore a municipal law is considered a local और national law। तो जितने भी अगर इंडिया के अंदर जितने भी इंडियंस पे लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं उसे हम बोल देंगे म्युनिसिपल लॉ। अब म्युनिसिपल लॉ की भी इंडिया में अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन्हें म्यूनिसिपैलिटी बना सकती है, पंचायत भी बना सकती है। उसके अलावा कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हैं, या कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो वो सारे के सारे लॉ किसी भी लेवल पर जब एक इंडिया में हमारे एक नेशन में एप्लीकेबल हो जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल लॉ। और इट इज़ ये डिफरेंस होता है डायरेक्टली किससे, इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो बात कर रहा है नेशन डिफरेंट नेशन पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर म्युनिसिपल लॉ की बात करें तो वो जो नेशन के अंदर जो इंडिविजुअल रहते हैं उस पर एप्लीकेबल हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ, इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ बिकॉज देयर आर सम इंस्टेंसेज वेयर इंटरनेशनल लॉ बिकम ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ। सो इफ सच ए सिचुएशन अराइज विच रूल मस्ट बी फॉलोड टू एक्सप्लेन सच ए सिचुएशन यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू लॉ एंड फॉर दीज देयर आर सम थ्योरीज। तो अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे इंटरनेशनल लॉ है, जैसे मैंने बताया था UNDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसको हमने इंडिया में कैसे अपनाया है, कैसे अडॉप्ट किया है, एज ए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो डोमेस्टिक लॉ बन जाते हैं। तो इसलिए हम इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बीच में जो रिलेशन होता है उसे पढ़ते हैं। तो उसकी पहली थ्योरी होती है ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म इज द थ्योरी दैट कंसिडर लोकल और म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ एज ए टू डिफरेंट ब्रांचेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी as per their sources, principle and subject, these two law must act independently। ड्यूअलिज्म वाले मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक अलग चीज़ है और अगर हम बात करें डोमेस्टिक लॉ एक अलग चीज़ है, और ये रिलेशन नहीं मानते कोई भी किसके बीच में, इंटरनेशनल लॉ के बीच में। इसके अलावा इट स्ट्रेसेस द रूल्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट सिनेरियो एंड देयरफॉर दे डू नॉट ओवर रूल ईच अदर। तो अगर ड्यूअलिज्म की बात करें तो ड्यूअलिज्म तो साफ साफ बोल देता है कि इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ आर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ लॉ और इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। इंटरनेशनल लॉ का एक अलग डोमेन है, और अगर हम बात करें म्युनिसिपल लॉ इसे बोलते हैं डोमेस्टिक लॉ, उसका एक अलग डोमेन है। ये ड्यूअलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी इसमें आएगी वो आएगी मोनिज्म। तो देख लेते हैं मोनिज्म थ्योरी होती क्या है।
मोनिज्म थ्योरी है, एज द नेम सजेस्ट द मोनिज्म अप्रोच कंसिडर लॉ एज ए सिंगल एंटिटी एंड दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेपरेटिंग these two branches as international and municipal law. The monist theory is based on the Kantian philosophy of law, which follow the unitary conception of law. It say that the law are derived from one single source and any local or domestic law contradictory to international law is invalid. तो जैसे हमने ड्वेलिज्म में देखा था, तो ड्वेलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में मोनिज्म. मोनिज्म मानता है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ एक ही चीज़ है. अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ कोई भी लॉ बना रही है तो उसको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए. और अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ कोई भी ऐसा लॉ बना रही है जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा. तो मोनिज्म इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ को एक ही ब्रांच मानती है, जबकि ड्वेलिज्म में हमने देखा था तो ड्वेलिज्म वाले बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ या जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक लॉ आर डिफरेंट ब्रांचेज. उसके अलावा थ्योरी देख लेते हैं, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी. दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू ड्वेलिस्ट थ्योरी. इट क्लेम दैट इंटरनेशनल लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन डोमेस्टिक लॉ व्हेन adopted explicitly by domestic law. There is a requirement for transformation of international into municipal law. तो स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी का मतलब है कि जब कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल लॉ को अपनाएगी तो वो स्पेसिफिकली अपनाएगी. ऑटोमेटिक एप्लीकेशन किसी इंटरनेशनल लॉ का किसी कंट्री में नहीं होगा. रीज़न क्या है उसका? क्योंकि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, अगर बात करें अभी के सिनेरियो की, तो हर कंट्री अपने आप में सॉवरेन है. कोई भी इंटरनेशनल लॉ, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेशन पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती. ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरनेशनल कोई भी नेशन अडॉप्ट कर रहा है तो वो लिखा हुआ है इसमें लॉ व्हेन अडॉप्टेड एक्सप्लिसिटली बाय डोमेस्टिक लॉ. तो अगर कोई भी नेशन उसे एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली एक्सप्लिसिटली अडॉप्ट कर रही है तभी इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ में चेंज हो सकता है. उसके बाद देख लेते हैं delegation theory. This theory explains that there are constitutional provision in international law which claim that it is on the state to decide which international law must be applied to the internal matter of the state or individual and which is in which condition. So here the power in the state to decide which international law is applicable in it municipal law. There is no superiority concept of this theory. अगर डेलीगेशन लॉ की बात करें, डेलीगेशन थ्योरी की बात करें तो बेसिकली डेलीगेशन थ्योरी क्या होती है कि हम वो थ्योरी किसी को, जैसे जो हम बात करें इंडिया में, तो हम लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देते हैं. डेलीगेट किसको कर देते हैं? म्यूनिसिपैलिटी को कर देते हैं या पंचायती राज को कर देते हैं. तो उसका मतलब हमने डेलीगेट कर दिया. उसके अलावा ये बोल रहा है कि डेलीगेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग नेशन खुद डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ हमारे यहाँ एप्लीकेबल होगा या कौन सा इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. और यही बात इसलिए इसमें लिखा दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंटरनेशनल लॉ. उसके अलावा अगर बात करें हार्मोनाइजेशन थ्योरी, इसमें हार्मोनाइजेशन थ्योरी है, हार्मोनाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन that if there is any conflict between municipal and international law, domestic law will be applicable in domestic sphere and separate the state obligation to the international law. It suggests that the court must try to minimize the differences between these two laws through the harmonization process and ultimately लीडिंग टू इक्विवेलेंट पोजीशन फॉर बोथ दीज लॉ. अब हार्मोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ. तो हम दोनों लॉ को एक साथ कैसे अप्लाई करा सकते हैं उसकी बात हार्मोनाइजेशन थ्योरी करती है. लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बीच में होता है, जिसे बोलते हैं म्यूनिसिपल लॉ के बीच में होता है, तो किसी भी नेशन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा? उस कंडीशन में कौन सा एप्लीकेबल होगा? डोमेस्टिक लॉ या म्यूनिसिपल लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा. द डिबेट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल and municipal law is complicated. Every state has to oblige the international treaties and face the brunt of the breaches. However, they also maintain their municipal law separate from the international law. Still, we can find that the penetration of the international law into municipal law. Therefore, the debate is intensified. It is seen in the world that state practice international law when it is in their favor and thus minimize the differences of the. तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो हॉलैंड एक जूरिस्ट हुए थे, उन्होंने बोल दिया था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ए वैनिसिंग पॉइंट. तो इंटरनेशनल लॉ की बात करें क्योंकि अभी सारी की सारी कंट्री अपने आप में सोवरेन है, तो इंटरनेशनल लॉ कोई नेशन अडॉप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी होती है. ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. और इसलिए हमने ड्वेलिज्म और मोनिज्म थ्योरी पढ़ी, जिसमें इंटरनेशनल लॉ को अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ अडॉप्ट कर रही है, अपना रही है, तो उस अपनी नेशनल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनाती है. तो ये तो रिलेशन था किसके बीच में? इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बीच में. कल मैं थ्योरी लेके आऊँगा पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ और लेके आऊँगा ओबिजस सिविल रेमेडियम. तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.